जय हिंद दोस्तों, ज्ञानतू पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5। तो अभी तक हम लोग कितने 4 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं टोटल। तो आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5। और चलिए बिना समय व्यतीत किए हुए, बिना देर किए हुए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पंचायत राज संस्थाओं में प्रारंभ में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था। तो बात हो रही है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन की। कौन से संशोधन की? 73वें संशोधन की। और 73वें संशोधन की बात क्यों हो रही है यहां पे? चलिए पेन सेलेक्ट कर लेते हैं और कलर भी सेलेक्ट कर लेते हैं और हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, कौन से संविधान के संशोधन की बात हो रही है? 73 संशोधन में 73वें संशोधन की बात हो रही है। उसमें पूछा जा रहा, हमारा प्रश्न है कि कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया है? महिलाओं को। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? आप कमेंट कर करके हमें बता सकते हैं और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, और दूसरा भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, पंचायती राज संस्थानों में कितना प्रतिशत आरक्षण का व्यवस्था किया गया है? तो यह जो संशोधन हुआ है वह 73वां संशोधन हुआ है। और जैसा कि आपको पता है कि 73वां संशोधन कब हुआ था? अप्रैल 1993 में पंचायत के विभिन्न स्तरों पर क्या किया गया? पंचायत का जो है फिर से क्या किया गया? उसका रीस्ट्रक्चरिंग किया गया और उसमें व्यवस्था किया गया कि एक पंचायत होगा, पंचायत स्तर पे पंचायत सदस्य होंगे और उसका जो योगदान होगा, जो पद होगा, जो पंचायत सदस्यों का पद होगा, पंचायती राज में जो भी पद होगा उसमें महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को क्या करने के लिए? उनका अपना अधिकार प्रदान करने के लिए, जिससे कि संतुलन बना रहे देश में, सामाजिक आर्थिक संतुलन बना रहे, जिसमें महिलाओं की पूर्णतः भागीदारी हो, उसको क्या करने के लिए? क्रियान्वित करने के लिए क्या किया गया था? पहले 33% आरक्षण था। पहले कितना प्रतिशत आरक्षण था? 33% आरक्षण था। उसको बढ़ाकर के कितना कर दिया गया? 50% आरक्षण कर दिया गया। टोटल कितना प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया? टोटल 50% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। और यह इसलिए किया गया क्योंकि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना था। किस लिए? चाहे सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बना रहे। चलिए, 33% था, उसको बढ़ाकर के 50% कर दिया गया, याद रखिएगा। और यह कब किया गया? 73वें संशोधन पे किया गया है। चलिए, पहला क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नूनमती तेल रिफाइनरी किस राज्य में है? नूनमती में क्या है? किस लिए फेमस है? नूनमती इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पे क्या है? तेल रिफाइनरी है। तेल रिफाइनरी किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है, बंगाल में, श्रीलंका या असम में? श्रीलंका तो ऐसे भी नहीं होगा। चलिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असम में। नूनमती कहां है? असम में है। और असम के कहां है? गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में है। और यह रिफाइनरी है तो ऑब्वियस सी बात है कि किस लिए फेमस होगा? तो पेट्रोलियम पदार्थ के लिए फेमस होगा। और इंडियन ऑयल के द्वारा शोधन कारखाना शुरू किया गया है यहां पे। किसके द्वारा? इंडियन ऑयल। किसका संयंत्र है यहां पे? पेट्रोलियम पदार्थ का। और किसके द्वारा किया गया है? तो इंडियन ऑयल के द्वारा। और नूनमती तेल रिफाइनरी कहां है? असम के गुवाहाटी में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं बीएसएससी इंटर लेवल की और यह बिहार से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए, करेक्ट आंसर भी बता दिया आपको। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिहार। तो वर्ष 2011 कब क्या बात हो रहा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, सर्वाधिक जनघनत्व वाला, क्या बात कर रहा है कि सर्वाधिक डेंसिटी, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? चलिए, भारत में कौन सा जनगणना था? यह 2011 में कौन सा जनगणना हुआ था? तो 15वीं जनगणना याद रखना है। 15th जनगणना था, 15वीं जनगणना था। समझिएगा, 2011 में 15वीं जनगणना था। और क्या हुआ था? आजादी के बाद का 7वां जनगणना। कैसे याद रहेगा?
चलिए, तो हमें याद रहेगा आजादी मिली 1947 में, तो 1947 के बाद का यह कितना जनगणना था, कौन सा जनगणना था, 7th जनगणना। लेकिन आजादी के पहले से अगर जोड़ें तो 2011 में कौन सी जनगणना हुई, 15वीं जनगणना। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि 15वीं जनगणना कौन है, अगर ऑप्शन रहेगा 2011 तो 2011 सेलेक्ट करना है, अगर 7वां रहा तो 7वां सेलेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि पहला जनगणना कब हुआ था, 1872 में। पहला जनगणना कब हुआ, 1872 में, आजादी के पहले हुई थी। हमारी पहली जनगणना कब हुई, भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 में। और 2011 का जो पंच लाइन था, जो पंच लाइन हम लोग बोलते हैं, तो इस जनगणना का पंच लाइन क्या था, हमारा जनगणना हमारा भविष्य, हमारा जनगणना और हमारा भविष्य। किसका, 2011 हमारा जनगणना और स्पेलिंग गलत हो गया, हमारा जनगणना और हमारा भविष्य, हमारा जनगणना और हमारा भविष्य। क्या 2011 का पंचलाइन क्या था, हमारा जनगणना और हमारा भविष्य। चलिए, पहला जनगणना आजादी से पहले 1872 में किया गया, आजादी से पहले 1872 में, और 1900 आजादी के बाद की बात करें तो यह 2011वां 7वां जनगणना था। और यह क्या हो गया, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है, सती प्रथा का साक्ष्य कहां से मिलता है। सबसे पहला चीज ये समझिए कि सती प्रथा आखिर होता क्या है, कमेंट करके बताइए कि सती प्रथा होता क्या है। क्या आज यह पॉसिबल है, क्या यह आज पॉसिबल है, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला था। तो देखिए, करंट एरन अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से, मंदसौर अभिलेख से, सांची अभिलेख से, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है कि कहां पे सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिला है। पहला बार जो औरत सती हुई होगी, सती प्रथा का अर्थ आप कमेंट करके बताइए, और यह भी बताइए कि आजकल जो यह चल रहा है उसमें क्या यह संभव है, सती प्रथा जैसा कमिटमेंट। कमिटमेंट कैसा कि सती हो जाती थी, औरतें क्या हो जाती थी, सती हो जाती थी पति के कारण, पति की अकारण मृत्यु या पति की मृत्यु के बाद औरतें क्या हो जाती थी, सती हो जाती थी। और यह जो प्रथा है यह अभी साफ है, यह जो प्रथा है क्या है, एक तरह से एक सामाजिक कुरीति है, सामाजिक अभिशाप है। और यह मॉडर्न समाज के लिए, आधुनिक समाज के लिए सती प्रथा का होना एक ही क्या है, एक कुरीति है, जो कि संभव नहीं है और नहीं भी होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है, तो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलेगा। कहां से मिलेगा, एरन अभिलेख से। और एरन अभिलेख किसका है, भानुगुप्त, भानुगुप्त का विवरण है, सागर जिला एमपी में मिला है। सागर जिला एमपी मध्य प्रदेश में आपको मिलता है। कहां से, सागर से। सागर से प्रथम अभिलेख जो सती प्रथा का मिलता है वह एमपी से सागर जिला में आपको मिलेगा, भानुगुप्त का विवरण। भानुगुप्त का विवरण, भानुगुप्त का विवरण जब आप देखेंगे, भानुगुप्त का विवरण, तो एमपी में मध्य प्रदेश में सागर से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। और यह है 510 ईसा पूर्व में। 510 ईसा पूर्व में कब की बात हो रही है, 510 ईसा पूर्व की बात हो रही है। 510 ईसा पूर्व की सती प्रथा का अभिलेख एरन अभिलेख से मिला। एरन अभिलेख से मिला कहां, 510 ईसा पूर्व, एमपी सागर में, भानुगुप्त के अभिलेख से। चलिए, किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, विश्व में चीनी का कटोरा किसको बोला जाता है। देखिए, डेटा थोड़ा चेंज हुआ है लेकिन क्वेश्चन हमारा वही पूछ रहा है। तो क्यूबा, क्यूबा को दुनिया का चीनी का कटोरा कहा जाता है। किसको, क्यूबा को। क्यूबा को चीनी का कटोरा बोला जाता है। चीनी का कटोरा क्यूबा को बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है चीनी का कटोरा, क्योंकि यहां पे शुगर बहुत ज्यादा, जो चीनी का जो उत्पादन था वह बहुत ही ज्यादा होता था, इसलिए क्यूबा को चीनी का कटोरा बोला जाता था। लेकिन अब जो बड़ा उद्योग था क्यूबा में, वह बड़ा उद्योग धीरे धीरे कमता चला गया और इसका जगह कौन ले लिया, ब्राजील ले लिया।
तो अगर हम लोग बात करेंगे चीनी का जो मैक्सिमम उत्पादक राज्य या देश है तो वह ब्राजील है। जो मैक्सिमम उत्पादक अभी करंट सिचुएशन में कौन हो गया? ब्राजील हो गया। लेकिन पहले चूंकि इसको ऑलरेडी हम लोग नाम दे चुके हैं विश्व का चीनी का कटोरा, किसको? क्यूबा को। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो क्यूबा आएगा, लेकिन मैक्सिमम चीनी का उत्पादक आज के डेट में ब्राजील में हो रहा है। तो क्यूबा से धीरे धीरे कहां शिफ्ट होते चला गया? ब्राजील में शिफ्ट होते चला गया। चलिए आगे देखते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज किस अभिलेख से मिलती है? जुता हुआ खेत। खेत कैसा है? जुता हुआ है, यानी कृषि के साक्ष्य मिल रहे हैं। कृषि का साक्ष्य जो है एक जुता हुआ खेत है, उसका अभिलेख कहां से मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है। इस क्वेश्चन में सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है, और कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान एक ऐसा अभिलेख, एक ऐसा जगह जहां की किसके के साक्ष्य मिले हैं? जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। कैसा साक्ष्य मिला हुआ है? जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला हुआ है। तो कालीबंगा राजस्थान, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? कालीबंगा, जो कि कहां है? कालीबंगा जो है राजस्थान में है, जहां जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। और यह जो सभ्यता है विश्व का सब ओल्डेस्ट सभ्यता में से एक है। कौन सा सभ्यता? हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता जो है विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। प्राचीनतम सभ्यताओं में से कौन कौन सी सभ्यताएं थी? मिस्र की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। चलिए, ये जो है कालीबंगा कहां है? राजस्थान में, और वहां पे जुते हुए खेतों की क्या मिली है? अवशेष मिले हैं या साक्ष्य मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, भारतीय हीरा संस्थान कहां स्थापित किया गया है? और यह जो क्वेश्चन है यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में हीरा के जो व्यापारी हैं सूरत के, वह अपने दम पे हीरा से रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी पार्क, यानी जो औद्योगिक इकाई है उसको क्या किए हैं? स्टैब्लिश किए हैं, बिना किसी गवर्नमेंट फंड के मदद से। ठीक है, तो यह जो है यह लाइमलाइट में है, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जगह है जहां पे क्या किया गया है? भारतीय हीरा संस्थान स्थापित है, स्थापित किया गया है। कहां पे यह संगठन है? डायमंड फैक्ट्री का जो संगठन है, भारतीय हीरा संस्थान कहां स्थापित किया गया है? तो समझिएगा, दो राज्य, भारत के दो राज्य जो है हीरा के प्रोडक्शन से या पॉलिशिंग के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। पहला जो है गुजरात और दूसरा जो है वह महाराष्ट्र। दो राज्य है जो हीरा से संबंधित बहुत ज्यादा मात्रा पे हीरा का क्या करते हैं? ये लोग क्या करते हैं? प्रोसेसिंग करते हैं, हीरा का उत्पादन करते हैं, हीरा को क्या करते हैं? उसके योग्य बनाते हैं। तो कौन सा राज्य हो गया? एक मुंबई हो गया और एक सूरत हो गया। यह महाराष्ट्र में है और यह गुजरात में है। और यह दोनों में से कौन सा संस्थान कहां स्थापित था? तो स्थापित था सूरत में। सूरत में स्थापित था। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? सूरत में। 7 का सी हो जाएगा। हीरा संयंत्र की बात करेंगे तो कहां हो जाएगा? हीरा संस्थान की बात करेंगे तो सूरत हो जाएगा। 7 का सी हो जाएगा, और यह करंट अफेयर से भी रिलेटेड है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? जैव विविधता की धनी, जैव विविधता का बहुतायत मात्रा में जो जैव विविधता है वह कौन से एरिया में है? चलिए, तो कौन से एरिया में है? पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी राज्य कौन सा है? कौन सा जगह है? कौन सा वैसा घाट है जहां जैव विविधता बहुत ही ज्यादा बहुतायत मात्रा में है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में जैव विविधता बहुत ही ज्यादा भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है। चलिए, और एक अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा जल जनित रोग है? कौन सा ऐसा रोग है जो जल जनित रोग है? जल जनित रोग मतलब जल से फैलेगा। क्या जल से फैल सकता है कोई सा भी रोग? चेचक रोग, मलेरिया रोग, हैजा रोग या तपेदिक रोग? नहीं, लेकिन जल जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। जल क्या करेगा? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, एक जगह प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या होगा? जल जनित रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यानी जो दूषित पेयजल होगा, दूषित पेयजल होगा, जिससे क्या होगा? कोई भी बैक्टीरिया उसमें फैल सकता है, कोई भी सूक्ष्म जीव फैल सकता है, और उसको फिर क्या हो सकता है कि उससे क्या हो सकता है कि आगे उसका जो वाहक होता है मच्छर, उससे फैलेगा। तो जल से संबंधित जल जनित रोग किसको बोल सकते हैं? मलेरिया को। मलेरिया को क्या हम बोल सकते हैं? जल जनित रोग।
अगला क्वेश्चन, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर के किसने संबोधित किया था? यह भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा मॉडर्न इंडिया से आएगा। विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, लॉर्ड माउंटबेटन या जवाहरलाल नेहरू। वन मैन बाउंड्री फोर्स बहुत बड़ी उपाधि हो जाती है, वन मैन आर्मी। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी की जगह पे क्या है, वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन फोर्स हो गया, वन, बहुत लोग हंस रहा है, काहे हंस रहा है जी? वन मैन फोर्स हो गया। तो चलिए वन मैन बाउंड्री फोर्स हो गया। तो लुइस माउंटबेटन, क्या नाम है? लुइस माउंटबेटन यानी लॉर्ड माउंटबेटन। सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को ने क्या बोला था? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री बोला था। और ये लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे? लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। लॉर्ड माउंटबेटन कैसे जनरल गवर्नर थे? पहला गवर्नर जनरल, और उसके बाद मार्च 1947 के बाद इनको भारत का वाइसराय घोषित कर दिया गया। 1947 में क्या घोषित किया गया? वाइसराय। लॉर्ड माउंटबेटन क्या बन गए? वाइसराय बन गए। चलिए अगला क्वेश्चन, जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? जैतून की शाखा, ना कि दत्तून का शाखा, किसका प्रतीक है? जैतून का शाखा शांति का प्रतीक है। जैतून की शांति का प्रतीक है। जैतून का शाखा क्या चीज का प्रतीक है? तो आपके शांति का प्रतीक है। और यह कहां से जुड़ा हुआ है, कहां से इसका नाम निकल के आता है? तो प्राचीन ग्रीस तथा प्राचीन रोम की जो सभ्यता है उसके रीति रिवाजों में यह बहुतायत मात्रा में फैला हुआ है। इसका विवरण है कहां के रीति रिवाजों से? प्राचीन रोम या जो ग्रीस है, प्राचीन रोम या प्राचीन ग्रीस की जो सभ्यता है उसमें जैतून की शाखा का विस्तार से वर्णन है। और उसका क्या चीज बोला गया है कि यह शांति का प्रतीक है। ठीक है, और इसी को क्या किया गया? मॉडर्न काल में भी, आधुनिक युग में भी लिया गया है। और जैतून की शाखा का जहां भी विवरण है उसका मतलब क्या समझिएगा कि जहां भी आप जैतून की शाखा देख रहे हैं उसका मतलब हो गया कि शांति का प्रतीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां स्थित है? चलिए यह तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है, यह डायरेक्ट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का कार्यालय कहां है, मुख्यालय कहां है? तो वाशिंगटन डीसी है। और वाशिंगटन डीसी कहां है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यहीं पे क्या है? आईएमएफ का भी मुख्यालय है। आईएमएफ क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। आईएमएफ इंटरनेशनली मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का भी मुख्यालय कहां है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां हो गया? वाशिंगटन डीसी में हो गया। चलिए, और इसका काम क्या है कि विभिन्न देशों, जो अलग अलग कंट्री है वहां पे क्या क्या आर्थिक सहायता प्रदान करता है? सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता प्रदान करता है। तो पाकिस्तान अपना कटोरा लेके कहां जाता है? तो इसी के पास जाता है। सबसे पहले अपना कटोरा लेके कहां पे जाएगा? आईएमएफ के पास जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाएगा। पाकिस्तान अपना कटोरा लेकर के सबसे पहले भीख मांगने के लिए यहीं जाएगा। ठीक है, और आर्थिक जो निगरानी होता है, आर्थिक वित्तीय जो निगरानी सब जो काम होता है, वित्तीय प्रोसेस का लेन देन, उसका भी निगरानी कौन करता है? आईएमएफ करता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ही करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या करके बैठने वाला कौन था? समझिएगा बात को कि अपना चाचा का हत्या किया, और यह जो चाचा थे यह इसका ससुर भी था। चलिए करेक्ट आंसर बताइए कि जो चाचा थे वह खिलजी वंश के संस्थापक थे। वह जो चाचा है, किसके चाचा? दिल्ली के सिंहासन पे जो बैठा उसका शासक जो थे, वह जो चाचा थे वह खिलजी वंश के शासक थे, और इसके ससुर भी लगेंगे। करेक्ट ऑप्शन जो आप है क्या करिए, कमेंट करके बताइए। और क्या नाम है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी को मार करके दिल्ली का सुल्तान बनने वाला खिलजी वंश का संस्थापक कौन? जलालुद्दीन खिलजी। उसको मार करके, जो कि उसके चाचा और ससुर भी है, कौन ऐसा सम्राट था जो दिल्ली का सिंहासन को अपने कब्जा में लिया? चलिए क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी नंबर। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अपने
चाचा को मार करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और कितने साल तक शासन किया? करीब करीब 20 वर्षों तक, 1296 से 1316 तक इसने शासन किया। 1296 से 1316 तक क्या किया? दिल्ली के सिंहासन पर अपना कब्जा रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम क्या है? करेक्ट आंसर बताइए। सागरीय जलधारा, स्थानीय पवन, उच्च स्तरीय व्यावहारिक पवन या उच्च स्तरीय पछुआ पवन? तो उच्च स्तरीय व्यापारिक पवन को ही जेट स्ट्रीम बोलते हैं। उच्च स्तरीय व्यापारिक पवन को ही, व्यापारिक पवन, उच्च स्तरीय व्यापारिक पवन को ही हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही तीव्रता से, जेट स्ट्रीम जो होता है, जो वायुमंडल में तेजी से बहता है या तेजी से घूमने वाली हवाओं की धारा में से एक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेट स्ट्रीम। उच्च स्तरीय व्यापारिक पवन भी बोलते हैं। चलिए, यह पवन जो है बहुत ही ज्यादा क्या होता है? बहुत ही तेजी से चलता है और समताप मंडल में बहुत ही तीव्र गति से चलता है। कौन से मंडल में? यह समताप मंडल में बहने वाली हवा है, समताप मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया? यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। इसको सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतना तो जानते ही होंगे कि कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध कौन सा युद्ध हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था, जिसके बाद इतना मारकाट हुआ, कलिंग युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ, बहुत ही ज्यादा क्या हुआ था? क्षति हुआ था। जिसके बाद क्या हुआ? अशोक जब ये देखता है तो अशोक जो सम्राट अशोक थे वो देखते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है? विक्षिप्त हो जाते हैं और वह जो है इसी शोक से उबरने के लिए क्या करते हैं? बुद्ध के उपदेशों के करीब आए और उसके बाद क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। लास्ट में बौद्ध धर्म को अपना लिए थे किसके बाद? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध में जो इतना मार संहार नरसंहार हुआ, उसको देखने के बाद वो शोभित हो गए, उनका दुनिया से मन उब गया और उन्होंने फाइनली क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए, और इसी के साथ आज हम लोग क्या करते हैं कि अपना ये प्रैक्टिस सेट आज का खत्म करते हैं। फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अपनी तैयारियों में लगे रहिए, पूरा जोर लगा दीजिए, क्योंकि यह एक बेहतरीन मौका है आपको अपनी सफलता में 4 चांद लगाने के लिए। चलिए धन्यवाद।